हाय दोस्तों, क्या हम ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं, वो भी साइंटिफिक वे में, बिना किसी नीम हकीम वाले तरीके से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर के कारण पता होने चाहिए कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई क्यों है। ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो पहला पॉइंट, डाइट कंट्रोल। डाइट देखिए ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने सही डाइट ली, सही न्यूट्रिशन लिया, तो आपके शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर नमक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। नमक यानी सोडियम क्लोराइड। तो अगर आपके खाने के अंदर नमक की मात्रा कम है, या ऐसे स्पेशल नमक आते हैं जो लो सोडियम नमक आते हैं, उनको आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मदद होती है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। दूसरी बात है कि पानी का जो अमाउंट है आपके शरीर में, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ओवरऑल जो ब्लड है, जो हमारा 5 लीटर के करीब होता है, अगर वो कम होगा और हमारे हार्ट को सारे हिस्से में ब्लड पहुंचाना है, तो उसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा विग्रसली पंप करना पड़ेगा। इसलिए फ्लूइड की अमाउंट हमारे शरीर में सही होनी चाहिए। एनीमिया नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों के अंदर एनीमिया बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, तो वो भी आपके लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाने का एक कारण हो सकता है। तो ब्लड की मात्रा जो, चाहे उस एनीमिया को ठीक करने के लिए प्रॉब्लम आयरन में हो, तो डॉक्टर आपको आयरन दें। चाहे वो बन नहीं पा रहा हो, किसी किडनी के पेशेंट में तो इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस होते हैं, तो वो भी डॉक्टर को जज करना है कि चाहे वो दें, बट एनीमिया नहीं होना चाहिए। तो अच्छे मात्रा में खाने के अंदर फाइबर्स का होना चाहिए। फाइबर्स बहुत सारी चीज़ों में, फ्रूट्स में भी होते हैं। बहुत सारे फूड आते हैं जिनके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। जूसेस हुए, फ्रूट्स हुए और मूसली हुई, इनके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। और हार्ट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के खाने में ऑयल की मात्रा हमेशा मिनिमल होनी चाहिए। चाहे वो ऑयल कोई से भी प्रकार का हो, पूफा हो, मोनोअनसैचुरेटेड, जो भी ऑयल हो, उसकी मात्रा कम से कम होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि फिजिकल एक्टिविटी। कोई कुछ भी कहे, बट आप समझ लीजिए कि फिजिकल एक्टिव जो लोग हैं, वो बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन भागते दौड़ते रहिए, बट आप अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी फिजिकल एक्टिविटी डिसाइड करिए कि आप कितने टाइम वर्कआउट करेंगे, ताकि आपके शरीर में जब चलेंगे तो चलने से मसल दबेंगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो वो उन मसल्स के बीच में से जो खून की नलियाँ जा रही हैं, उनके बहाव को बढ़ाएंगी। ताकि वो बहाव हो तो मसल भी हेल्थी रहेगी आपकी, और उसके साथ साथ वो बहाव वापस हार्ट तक जाएगा, तो वो फ्लो भी अच्छे से बनेगा। अगर जो जैसे 45 की एज या 50 की एज में जो कई बार ज़्यादा फैट खाने की वजह से जो क्लॉट्स बने होते हैं, कई बार तो जल्दी एज में भी बन जाते हैं, तो आपके चलते फिरते रहने से वो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि मसल से कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से खून की नलियों पे दबाव पड़ता है, जिससे कि जो अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि बेस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग होती है, क्योंकि आप किसी और एक्सरसाइज के करने पे अपने आप को चोट भी पहुंचा सकते हो, बट वॉकिंग बेस्ट है इसके अंदर। फिर वेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, वेट कंट्रोल एक साइंस है। इसको आप समझिए कि आप अपनी अलग अलग बीमारियों के साथ हो सकते हो, तो उसमें इतने सारे लोग, इतने सारे वीडियोस मिलते हैं, बट मैं कहूँगा कि खाली वेट कंट्रोल करने से ही आप बहुत सारी बीमारियों से तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो अपने आसपास किसी पर्सनलाइज्ड डाइटिशियन से आप डिस्कस कीजिए अपनी बीमारियों को, अपनी रिक्वायरमेंट को, ताकि आप एक आइडियल वेट अचीव कर पाएँ। और फिर उनसे प्रोफेशनल सलाह लेके आप अपने डाइट पे कंट्रोल करिए, और एक टारगेट बनाइए कि भाई मुझे इतने महीनों में इतना वेट कम करना है, धीरे धीरे कम करना है, और अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए। उसके अलावा बहुत से लोग जो है, जिनको शौक़ होता है अल्कोहलिज्म का, अल्कोहल लेने का, और उसके साथ साथ वो जो स्नैक्स खाते हैं जिसे चकना बोलते हैं, तो उसके अंदर हर तरीके की कमियां होती हैं। एक तो अल्कोहल से लिवर ख़राब होता है, ये सबको पता है। ना उसके अंदर कोई विटामिन है, ना कोई उसके अंदर फूड वैल्यू है अल्कोहल के अंदर। दूसरी बात है, जब आप चखना खाते हैं उसके साथ में उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं जो ख़राब होती हैं। नमक भी ज़्यादा होता है, कैलोरी भी ज़्यादा होती है, शुगर भी ज़्यादा होती है। आप देखिए सब लोग नमकीन या इस तरीके की मूंगफलियाँ या पनीर, जो ऐसी चीज़ें हैं जो खा रहे हैं और फ्राइड करके खा रहे हैं, वो सब चीज़ें ख़राब होती हैं। तो उसको बिल्कुल
डॉक्टरी सलाह के साथ अगर रख सकते हैं विद मेडिकल गाइडलाइन तो ठीक है, अदरवाइज अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। देखिए सब जानते हैं ये एक बैड हैबिट की श्रेणी में आता है, इसकी कोई हेल्थ वैल्यू नहीं होती है, तो इसको जितना जल्दी हो छोड़ दें तो अच्छा है। क्योंकि इससे होता क्या है कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो ये जो इरिटेंट होते हैं स्मोकिंग के अंदर, वो ब्लड की नली को सख्त कर देते हैं, तो उसके अंदर उनका जो लचीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो जो चीज़ है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। दूसरी बार आप देखेंगे कि स्मोकिंग का एक क्यों है जो कि स्ट्रेस के साथ है, कि लोगों को जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होती है वो स्मोकिंग करते हैं। पर अगर आप ध्यान देंगे तो उल्टा भी है कि लोग स्मोकिंग करते ही इसलिए हैं क्योंकि वो स्ट्रेस में ही रहते हैं पूरे टाइम, तो ये बिल्कुल हटानी चाहिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक तरीके की प्रोफेशनल चीज़ है। आपको कोई भी सलाह दे सकता है कि स्ट्रेस कम करिए, अच्छी बात रहेगी आपके दिल और दिमाग के लिए, पर स्ट्रेस के लिए आप प्रोफेशनल ट्रेनर की मदद ले सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये कोई डॉक्टर या कोई नॉर्मल बड़ा बूढ़ा आपकी इसमें मदद नहीं करेगा स्ट्रेस को ठीक करने में। आप साइकोलॉजिस्ट की वेस्ट में देखिए, आप वेस्ट की कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ लोग इस बारे में बहुत ओपन होते हैं कि मुझे साइकोलॉजी के इतने सेशन लेने हैं, और वो ठीक हो जाते हैं साइकोलॉजी की सेशन लेने से। तो बजाय अपनी जान पे खतरा करने के लिए यहाँ भी आप डाइटिशियन की तरह ही साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लीजिए। वो आपको एक्सरसाइज और योगा के बारे में सिखाएंगे, और उसके साथ साथ कुछ ज़रूरी मेडिसिन हो तो उस मेडिसिन को भी अपनी डॉक्टर की सलाह से लीजिए और अपनी स्ट्रेस को ख़त्म करिए। ये जानलेवा है, ये जानलेवा है, साइलेंट किलर है, आपको नहीं दिखती है, पर आप देखेंगे कि किसी को 35-40 की उम्र में हार्ट अटैक आ गया या स्ट्रोक हो गया, तो वो सबसे बड़ा रीज़न आपको मिलेगा स्ट्रोक, तो वो सबसे बड़ा रीज़न मिलेगा आपको स्ट्रेस। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना ज़रूरी है। फिर पॉइंट आता है अच्छी नींद का। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी बॉडी पूरी सारे के सारे हार्मोन्स को, स्ट्रेस के चीज़ों को, सबको रिवैम्प करके आपको बिल्कुल नॉर्मल कर देगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो स्लीप पैटर्न है उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। फिर कितना ब्लड प्रेशर ख़राब होता है, इसके ऊपर अलग अलग स्टेट्स हैं, पर हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो स्टेज 1 का जो ब्लड प्रेशर की बीमारी हम मानते हैं, वो मानते हैं कि 139/89। तो इतना अगर स्टेज 1 का ब्लड प्रेशर है तो इसमें डाइट के साथ साथ आप थोड़ा सा, अगर आपको लगता है और आपके डॉक्टर को लगता है कि एक हमने ट्रायल दिया और आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो उसमें डॉक्टर और दवा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर, देखिए अगर ऑलरेडी आर्टरी के अंदर, खून की नली के अंदर वो हार्ड हो चुकी है, तब डाइट या दूसरी चीज़ें उतना फ़ायदा नहीं कराती हैं, तब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है ताकि आप सही डायरेक्शन में जाएं। क्योंकि एक गलत डायरेक्शन ऐसे बीमारियों में एक खतरनाक साइड इफ़ेक्ट की तरफ भी ले जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो 140 से ऊपर आप जाके देखेंगे, 140 के ऊपर या 90 के ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है, उसमें तो डॉक्टरी सलाह और मेडिसिन बनती ही बनती है, रेगुलर उसकी ज़रूरत बनती ही बनती है। और जो सबसे सीवियर गेट की हाइपरटेंशन होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर 180/120 होता है, उसमें तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जा सकता है। अब ये कितना ख़राब है ब्लड प्रेशर, वो आपके सिम्टम आपको बता देंगे कि आपको सर में दर्द बना ही रहता है बिना किसी कारण और रीज़न के, आपको लगता है कि आपका सर चकरा रहा है, आपकी आंखों में लाली दिख रही है, आपको देखने में भी दिक्कत आ रही है, धुंधला दिख रहा है, आपके ब्लड में भी कभी यूरिन आ गई तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने पे होता है, छाती में बाईं तरफ दर्द हो रहा है यानी कि हार्ट के आसपास पेन हो रहा है, आप जब चलते हैं तो आपकी सांस फूलती है, आप दौड़ते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। तो ये सारे साइंस होते हैं कि जो बताते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आपको एक मेडिकल एड चाहिए। खाने की चीज़ें तो हेल्प करेंगी उसके अंदर। उसके अलावा हाई स्ट्रेस जॉब जो होती हैं, टेंशन का कारण होती हैं, तो आपको जैसे बताया कि किस तरीके से आप हाई स्ट्रेस जॉब को हैंडल करेंगे, उसके लिए एक प्रोफेशनल सलाह ले सकते हैं। ओबेसिटी का एक ही कारण है कि आप जो ले रहे हैं वो कैलोरी ज़्यादा है, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो आप अगर उस बैलेंस को ज़्यादा एक्सरसाइज और हेल्दी खाने में चेंज कर लेंगे, आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। बट आप
एक एक्सपर्ट से सलाह लें, आप एक डाइटिशियन से डिस्कस करें, एक एक्सरसाइज शेड्यूल वाले ट्रेनर से डिस्कस करें, उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिकली चलें। कोई इसमें प्रो साइंस नहीं है कि आप उसके तरीके से काम कर रहे हैं। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री देखिए कि आपके परिवार में किस प्रकार से खाना पीना है, कि वहाँ पे क्या बहुत ही तला भुना खाया जाता है, वो चीज़ों को अवॉइड करिए। किसी को अगर वाकई में किडनी की प्रॉब्लम है तो वहाँ किडनी, क्योंकि रेनिन नाम के एक सब्सटेंस को रिलीज़ करता है जो कि वो सिस्टम को, पूरा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए करता है। तो अगर किडनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मान के चलिए कि ब्लड प्रेशर की परेशानी बनी रहती है। कई सारी और डिजीज़ होती हैं, जैसे कि थायराइड डिजीज़ में भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, कैंसर्स में भी होती है। जो लोग हमने पहले डिस्कस किया था कि शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, ड्रग इंडक्शन करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो अब अगर आप पूछें कि भाई अब आपने इतनी बातें बताई तो हमें खाना क्या है, तो खाने में देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए सिट्रस फ्रूट जो हैं वो अच्छे होते हैं। चाहे आप लेमन ले लो, ऑरेंज ले लो, उसके अलावा आप अनार खा सकते हो, केला खा सकते हो। और फाइबर में अच्छा आपको हाई डेंसिटी लिपिड होना ज़रूरी है। तो आप दालें हैं बहुत सारी, मूंग की दाल हुई, मसूर की दाल हुई, चना दाल, और एलमंड खा सकते हो, यानी बादाम, अखरोट खा सकते हो। और अनाज जो है वो होल ग्रेन होना चाहिए, ना कि वो रिफाइंड वाला जो प्रोसेस्ड ग्रेन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा प्याज लहसुन भी अच्छा होता है, पर कॉफ़ी चाय कम लेनी चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, जैसे कॉफ़ी चाय नहीं लेनी चाहिए, ऑयल जिनमें ज़्यादा है, फैट ज़्यादा, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। रेड मीट है, गोश्त है, इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल की मात्रा कम से कम हो, स्मोकिंग नहीं हो, मैदा वाला आटा नहीं लेना चाहिए, शुगर ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो आपसे कौन कौन से टेस्ट मांगते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, तो उससे पता लग जाए कि आप फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं खाने के अंदर। किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं ताकि ये पता लग जाए कि कहीं आपको किडनी डिजीज़ तो नहीं है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ईसीजी करा कर देख लेते हैं कि भाई अभी तक हार्ट पे कितना प्रेशर पड़ गया है, कहीं कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, किसी तरफ हार्ट का चैम्बर तो बड़ा नहीं हो गया है। अल्ट्रासाउंड करा के भी हम किडनी के साइज़ और कोई इंटरनल पैथोलॉजी को देख लेते हैं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हार्ट फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, एरिथमिया होने के चांसेस हो जाते हैं, तो स्ट्रोक हो जाता है ब्रेन के अंदर, तो उस चीज़ के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने घर के अंदर एक ब्लड प्रेशर मेज़र करने की मशीन लाइए। 1.5 से 2-3 हज़ार रुपये की आ जाती है। दिन में 3 टाइम आप एक कॉपी उसके साथ में रखिए और उसके अंदर ब्लड प्रेशर को चेक करते रहिए। सुबह सुबह जब आप उठें एक ब्लड प्रेशर तब चेक कर लिया, एक दिन में कभी भी चेक कर लिया, और एक बार रात को सोने से पहले चेक कर लिया। उनका हमेशा एक चार्ट बना के रखा। अपने किसी फैमिली डॉक्टर को आप एक बार दिखा लो महीने में, तो वो आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और लोग कहते हैं कि भाई इसको हमेशा में नेचुरली ही ठीक करना है। तो देखिए मैंने आपको बहुत सारे नेचुरल पॉइंट बताए, खाने की हैबिट्स बताई, स्ट्रेस एंग्जाइटी के लिए प्रोफेशनल सलाह के लिए बताया, और एक्सरसाइज के लिए बताया। तो वो नेचुरल पॉइंट है। लो सॉल्ट खाने के लिए बताया। तो ये नेचुरल पॉइंट हैं। अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपको थोड़ी बहुत एक किसी टैबलेट की गुंजाइश रहती है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप लगातार लंबे समय तक इन चीज़ों को नकारेंगे तो बाद में आपको एक साथ 2-2, 3-3 मेडिसिन खा के भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सो बी साइंटिफिक। इसमें जो बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग पैथीज़ की दवाइयाँ आती हैं, देखिए उनके ऊपर कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं होती हैं, कोई ऐसा रिसर्च नहीं होता है। वो सब बस ऐसा ही है कि आपने ये चूरन खा लिया और आप इससे ठीक हो गए, और नहीं हुए तो आपको लगता है कि अरे इसे ठीक होने में तो कई महीने लगते हैं, तब तक तो हमें कोर्स करना ही पड़ेगा। तब तक आप अपनी बीमारी को स्टेज 1 से स्टेज 2 में ले जाते हैं। तो देखिए आप साइंटिफिक रहिए। ये दुनिया आपके आसपास, आप किसी भी चीज़ को घूम के देखेंगे तो सब साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप जो चीज़ें 100 साल पहले यूज़ करते थे, ऐसी चीज़ें बहुत ही कम दिखेंगी। आपके आसपास वही चीज़ें हैं जो साइंस ने इनोवेट करी हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।